हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी मेरठ पर। साथियों, एक नए सब्जेक्ट के साथ आज हम उपस्थित हैं। नए सब्जेक्ट मतलब इंडियन पॉलिटी। नया सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस स्पेशल ये बैच है और इसमें इंडियन पॉलिटी की जो जिम्मेदारी दी गई है वो मुझे ही दी गई है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडियन पॉलिटी दिल्ली पुलिस वाले बैच में पढ़ रहे हैं तो क्या वो यूपीएसआई के लिए यूजफुल नहीं होगी। बेटा, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, तो उसको देखते हुए इस बैच को चलाया गया है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस स्पेशल तो है ही, लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात यहाँ होगी नहीं। ठीक है, तो वही आज जो हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी को हम संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के निर्माण की। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों पर भी ध्यान देंगे, है ना। कुछ संविधान की शुरुआत कहां से हुई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके जरूर बताना, जब भी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है ना। भाई, आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी या संविधान का निर्माण। तो भाई, संविधान के निर्माण की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है। सबसे पहले मन में प्रश्न उठता है कि संविधान क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान क्या है? तो भाई, संविधान के बारे में अगर मैं बात करूं तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है या एक ऐसी किताब है। ठीक है, अब संविधान जो होते हैं सभी जगह किताबों के रूप में नहीं होते। कहीं कहीं ऐसा होता है कि किताब में बिल्कुल एक सुव्यवस्थित तरीके से उसको लिखा है। कहीं पर ऐसे होता है कि जहां भी कोई कानून बन गए या कोई नियम आ गया तो उसको ही संविधान मान लिया। तो ऐसा जरूर नहीं कि किताब के रूप में ही सुव्यवस्थित होगा। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी नेशन या राष्ट्र की राज व्यवस्था को चलाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। या सीधे तौर पर यह कहें कि संविधान ऐसे रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं उन बेसिक प्रिंसिपल का एक संग्रह है जो किसी राष्ट्र की राज व्यवस्था को चलाते हैं। बात समझे? संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, ऐसे रूल हैं, ऐसे बेसिक प्रिंसिपल का एक संग्रह है जो किसी देश की राज व्यवस्था को या तंत्र को चलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान एक एग्रीमेंट है, संविधान एक समझौता है। किसके बीच? इंडिविजुअल और स्टेट के बीच, मतलब राज्य और व्यक्ति के बीच एक समझौता है। कैसा समझौता? मूल सिद्धांतों का समझौता। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछता है संविधान क्या है, तो संविधान एक रूल्स है ना, कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनके द्वारा देश की राज्य व्यवस्था को चलाया जा रहा है। यह संविधान एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। संविधान एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है। किसके बीच? व्यक्ति और स्टेट या राज्य के बीच। राज्य स्टेट की बात करें तो राज्य स्टेट का मतलब एक तरह से सरकार से ही होता है ना। सरकार ही जो देश को चलाती है उसे हम राज्य या स्टेट कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो आपने इतनी बात जानी कि संविधान क्या होता है, तो मैं इसको लिख के बता देता हूं कि संविधान क्या होता है। एक ऐसा दस्तावेज दस्तावेज या मूल सिद्धांतों का संग्रह या मूल सिद्धांतों का संग्रह है जो किसी राष्ट्र की राज व्यवस्था को चलाते हैं।
राज व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, एक तो बात आ गई है कि संविधान एक दस्तावेज है, मूल सिद्धांतों का एक संग्रह है, रूल्स का, नियमों का एक संग्रह है जो किसी राष्ट्र की राज्य व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक बात है, एक तो बात हो गई है। अब आपसे पूछने लगे कि और क्या कह सकते हैं संविधान के बारे में, तो संविधान एक समझौता है, संविधान एक एग्रीमेंट है, संविधान एक एग्रीमेंट है। कैसा एग्रीमेंट? किसके बीच? किसके बीच? व्यक्ति और राज्य के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच, इंडिविजुअल, बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। ठीक है, तो भाई ये बात आपने देख ली। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि पॉलिटी क्या होती है, राज व्यवस्था क्या होती है। तो देखो, जिस देश का जैसा संविधान होगा वो उसी हिसाब की राज व्यवस्था पर चलेगा। समझ रहे हो ना बात को? मतलब यह है कि जिस देश का जैसा संविधान होगा वहां की राज व्यवस्था उस पर ही निर्भर करेगी। या ये समझिए कि संविधान से ही क्या बनी है? राज व्यवस्था बनी है। जैसा संविधान में लिखा है राज व्यवस्था उसी प्रकार से चलेगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो भाई क्या है ये? एक एग्रीमेंट है, किसके बीच? इंडिविजुअल और स्टेट के बीच। ये बात आपने देख ली। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अगर हमसे पूछता है कि पॉलिटी के जनक किसे कहा जाता है, राज व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है, तो भाई अगर हम बात करें राज व्यवस्था का जनक या पॉलिटी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भाई अरस्तु को। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु की बात करें तो सिकंदर महान जो थे, जिसने पूरे विश्व को जीता था, तो सिकंदर महान इनके चेले थे। मतलब सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। और इन्होंने ही राज व्यवस्था का प्रतिपादन किया, राज व्यवस्था शब्द का। अगर हम बात करें अरस्तु के बारे में तो कहां के थे? ये ग्रीस के रहने वाले थे। कहां के? यूनान के। और अगर बात करें तो यूनान का जो संविधान का निर्माण हुआ, यूनान के संविधान का जो निर्माण था वो किसने किया? वो इन्होंने ही किया। यूनान के संविधान का निर्माण किसने किया था? अरस्तु ने ही किया था। ठीक है भाई, यूनान के संविधान का निर्माण किसने किया था? अरस्तु ने ही किया था। और अरस्तु ने ऐसा बोला कि एक ऐसी राज व्यवस्था का निर्माण हो, एक ऐसी राज व्यवस्था का निर्माण हो जो लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो, लोग उससे खुश रहें, है ना। एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो, ऐसी राज व्यवस्था का निर्माण हो जो लोगों के लिए बेहद ही लाभदायक हो। अब उन्होंने राजा महाराजाओं के बारे में भी ये बात सोची कि क्यों ना राजा महाराजा वाला जो शासन होता है उस तरीके से चलता रहे। लेकिन उन्हें यह भी लगा कि राजा महाराजाओं को अत्यधिक शक्ति अगर मिल जाएगी तो वो क्या होता है, वो तानाशाह भी बन सकते हैं, वो लोगों पर अत्याचार कर सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, या किसी एक ग्रुप को सारी शक्ति सौंप दी जाए तो वही बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने एक ऐसा नियम दिया, एक ऐसी राज्य व्यवस्था दी कि भाई एक काम करते हैं, जो पूरी जो पावर है उस पावर को लोगों के हाथ में दे देते हैं। और लोगों के हाथ में जो पावर रहेगी, उसमें वही लोग रहेंगे जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी का मतलब जो वजूददार लोग हैं, केवल वो ही रहे। मतलब राज व्यवस्था को लोगों के हाथ में दे दी जाए और वो लोग उसमें शामिल हों जो वजूददार हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था यूनान में। ठीक है, तो यूनान के संविधान का निर्माता भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। एक महान दार्शनिक की संज्ञा भी अरस्तु को दी जाती है। देखो, आज पहली क्लास है, कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसीलिए मैंने इन बातों का जिक्र किया है। ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में ना पूछी जाए, लेकिन हम पहली क्लास है और हम शुरू से संविधान को पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, तो हम सारी चीजें, अभी इंडियन पॉलिटी पे मैं नहीं आया हूं, अभी मैं केवल पॉलिटी की बात कर रहा हूं, केवल राज्य व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये बात यहां से आई। राज व्यवस्था का जनक किसे कहा गया? अरस्तु को कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। सिकंदर की बात हो गई।
अरस्तू की बात हो गई। इसके बाद आता है कि जो संविधान होता है वो कितने प्रकार का होता है, संविधान जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आगे लिखेंगे संविधान के प्रकार, आगे हम लिखेंगे संविधान के प्रकार। तो संविधान दो प्रकार का होता है, संविधान दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं प्रकार? एक होता है कोडिफाइड कोडिफाइड संविधान, जिसे हम कहते हैं संहिताबद्ध। क्या कहते हैं भाई? इसे संहिताबद्ध संविधान कहते हैं। और बेटा एक होता है नॉन कोडिफाइड, एक होता है नॉन कोडिफाइड, जिसे हम कहते हैं असंहिताबद्ध, जिसे हम कहते हैं बेटा असंहिताबद्ध। तो संविधान के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है कोडिफाइड संविधान और एक होता है नॉन कोडिफाइड संविधान, संहिताबद्ध या असंहिताबद्ध। देखिए बेटा, आप लोगों ने आज तक सुना होगा लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अगर हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि लिखित और अलिखित, तो बेटा ये टर्म गलत होगी, है ना, ये टर्म गलत होगी। सबसे जो इंप्रेसिव बात बोली जाएगी इनके बारे में तो कोडिफाइड और नॉन कोडिफाइड, मतलब संहिताबद्ध और असंहिताबद्ध। अब संहिताबद्ध का क्या मतलब होगा? तो संहिताबद्ध का बेटा मतलब यह होगा कि एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया संविधान। एक संविधान सभा थी, एक संविधान सभा थी, संविधान सभा ने बिल्कुल अच्छे ढंग से संविधान को लिखा, सारे पार्ट्स का, सारे अनुसूचियां वगैरह जो भी मतलब संविधान में है, तो वो एक तरह से क्रम से उन्होंने अच्छे से लिखी और एक बुक के रूप में है, एक दस्तावेज के रूप में मौजूद है। उसे हम कहते हैं संहिताबद्ध। दोबारा समझिए, संहिताबद्ध संविधान का मतलब यह होता है कि एक सभा द्वारा लिखा गया संविधान जो एक पुस्तक के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, वो होता है संहिताबद्ध। अब संहिताबद्ध की मैं बात करूं तो बेटा संहिताबद्ध कहां का संविधान है? तो भाई आप बात करेंगे यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का संविधान कैसा है? संहिताबद्ध है। और हम बात करें तो यूएसए के संविधान में कितने आर्टिकल हैं भाई? 7 आर्टिकल्स हैं। यूएसए के संविधान में मात्र 7 आर्टिकल्स हैं, तो मतलब एक तरह से बहुत छोटा संविधान है। आगे अगर हम बात करें तो कोडिफाइड संविधान में आप लोगों को पता ही है कि इंडिया का जो संविधान है वो भी एक बुक में सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, एक लोगों की एक सभा ने उसको लिखा है, संविधान सभा द्वारा लिखा हुआ है, तो ये भी कैसा है? कोडिफाइड है, ठीक है। और बात करें इसमें कितने आर्टिकल हैं भाई? तो इसमें 395 आर्टिकल थे जब ये बना। जब ये बना तो उसमें 395 आर्टिकल थे, लेकिन बेटा अब वर्तमान में 448 आर्टिकल हैं। अब वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं इंडिया के संविधान में? 448, लगभग 448 अनुच्छेद हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ऐसा नहीं है कि 395 के बाद भी 396, 397, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मूल संविधान में थे 395 आर्टिकल, वही अगर लास्ट आर्टिकल की बात करें तो वही है 395 संख्या। अगर आप देखेंगे तो लास्ट में 395 लिखी होगी, लेकिन आपने देखा होगा कई आर्टिकल के पार्ट्स बन गए। 21 का ए बन गया, है ना, 14 का ए बी सी इस तरह से बन गए, 343 का ए बन गया, 343 का बी बन गया। तो आपने क्या देखा? बहुत सारे आर्टिकल में अलग अलग उनके पार्ट बन गए, तो इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल बढ़े। कौन कौन से, कितने हो गए? टोटल 48 हो गए। वैसे देखेंगे मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। 8 अनुसूचियां थी, उनके बारे में आगे जिक्र करेंगे। 8 अनुसूचियां थी, 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने? 448, मतलब 448 आर्टिकल अब भी मतलब मौजूद हैं इंडिया के संविधान में। तो इंडिया का संविधान कैसा है? संहिताबद्ध है। तो हम लिखित संविधान तो कहेंगे,
लेकिन अच्छी बात यह रहेगी कि आप उसे कहेंगे कोडिफाइड संविधान। अगर हम उसे ऐसे कहेंगे तो कौन कौन है? यूएसए है और इंडिया का संविधान है। ठीक बात है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा लिखित या कोडिफाइड संविधान, सबसे बड़ा लिखित या कोडिफाइड संविधान कौन सा है? तो भाई आप कहेंगे इंडिया का। सबसे बड़ा कोडिफाइड या लिखित संविधान कौन है, कौन सी कंट्री का है? तो इंडिया का है। लेकिन आपसे अगर बेटा कंट्री पूछे, आपसे अगर कंट्री पूछे तो आप ये जवाब देंगे कौन से देश का है। अगर कंट्री पूछे तो आप कहेंगे इंडिया है, लेकिन बेटा अगर वो स्टेट पूछे सबसे, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप जानते हैं यूएसए के अंदर स्टेट्स हैं और सब स्टेट्स का मतलब यूएसए का अलग अपना संविधान है, लेकिन स्टेट्स का भी अपना एक अलग संविधान है होता है। तो एक ऐसा मतलब यूएसए का एक ऐसा स्टेट है जिसे हम कहते हैं अलाबामा। क्या कहते हैं? अलाबामा। तो अलाबामा का जो संविधान है वो स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा संविधान है, वो सबसे बड़ा संविधान है। दोबारा समझिए, यूएसए के संविधान में 60 आर्टिकल हैं। कंट्री की बात करें, सबसे बड़ा लिखित या कोडिफाइड संविधान इंडिया का है जिसमें 395 आर्टिकल हैं। लेकिन अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो वो अलाबामा है। मतलब यूएसए का एक स्टेट है अलाबामा जिसका संविधान सबसे बड़ा है। वहां पर अपना देश का भी संविधान है और राज्य का भी संविधान है। तो भाई अलाबामा का संविधान सबसे बड़ा है अगर स्टेट की बात कर रहा है। कंट्री की बात कर रहा है तो आप इंडिया को ही लिखेंगे, यहां पर आप इसको इंडिया को ही लिखेंगे। तो अभी तक मैं बात कर रहा हूं संविधान क्या है। तो संविधान के बारे में मैंने बता दिया कि संविधान एक दस्तावेज है, मूल सिद्धांतों का, नियमों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की राष्ट्र की राज्य व्यवस्था चलती है। फिर मैंने बताया कि फादर किसे कहा जाता है संविधान का, तो अरस्तू को कहा जाता है। अरस्तू ने क्या क्या बदलाव किए वो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया आप लोगों को। इसके बाद मैंने बताया कि संविधान के कितने प्रकार होते हैं। तो भाई दो तरह का, कोडिफाइड और नॉन कोडिफाइड संविधान होता है। अब मैं बात करता हूं नॉन कोडिफाइड या असंहिताबद्ध संविधान की। तो बच्चों आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है कि अगर यहां पर नॉन कोडिफाइड है तो इसका मतलब यहां अलिखित हम वर्ड प्रयोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। मैं नॉन कोडिफाइड की बात कर देता हूं भाई। नॉन कोडिफाइड संविधान की मैं बात कर रहा हूं या असंहिताबद्ध संविधान की बात कर रहा हूं मैं। तो भाई इसमें आप लोगों को एक बात याद रखनी है। अगर हम ये कहेंगे कि असंहिताबद्ध जो संविधान है उसे हम मतलब मौखिक संविधान कहेंगे क्या? मतलब एक तो आप देखो, आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने अब से पहले मतलब कुछ लोग पढ़ाते हैं ऐसा भी कि एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान कह देते हैं। और जब वो जैसे मान चलो ब्रिटेन के संदर्भ में बात करूं तो ब्रिटेन का जो संविधान है उसे मतलब लोग ये बोलते हैं कि वो लिखित में नहीं है, अलिखित है, मौखिक है। लेकिन मौखिक कोई संविधान थोड़ी होता है। कि मौखिक कोई संविधान होता है कि बस किसी एक व्यक्ति को याद है, उसने सबको याद करा दिया और बस मतलब कि जब भी कोई बात आई तो हमारे संविधान में क्या लिखा था वो बोल के बता दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। लिखित है, समझ रहे हो ना बात को? लिखित है लेकिन एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक बुक के रूप में, एक दस्तावेज के रूप में लिखित नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये अलिखित संविधान है, तो भाई ये गलत होगा। अलिखित संविधान नहीं, असंहिताबद्ध, नॉन कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको लिखना है। ठीक है, तो अलिखित नहीं लिखेंगे। अब हम अलिखित नहीं है भाई, वो लिखित है, ये लिखित है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा संविधान देखो अभी हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि कोडिफाइड क्या है। कोडिफाइड एक सुव्यवस्थित तरीके से एक बुक के, एक दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ संविधान है जिसे लोगों ने मिलकर लिखा है, लोगों ने मिलकर बनाया है। लेकिन अगर मैं नॉन कोडिफाइड संविधान की बात करूं,
नॉन कोडिफाइड संविधान की बात करूं तो ये ऐसा संविधान है, ये ऐसा संविधान है जो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा, जो सुव्यवस्थित तरीके से नहीं लिखा, सुव्यवस्थित नहीं है, एक अच्छे ढंग से नहीं लिखा हुआ। एक तरह से इसको सभा के द्वारा नहीं लिखा गया कि भाई आओ बैठकर संविधान बनाते हैं। जैसे इंडिया में आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा बनी थी 1946 में, और उन्होंने मिलकर बैठकर एक संविधान का निर्माण किया था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर किसी सभा ने कोई संविधान नहीं लिखा, ना वो सुव्यवस्थित है, ना वो बुक के रूप में है ना वो बुक के रूप में है। एक तरह से फैला हुआ संविधान है, एक तरह से फैला हुआ संविधान है, इसलिए यह असंहिताबद्ध संविधान होता है, ना कि अलिखित संविधान। अगर मैं बात करूं सर, आप कहेंगे सर ये बताइए कि फिर ये संविधान को माना कैसे गया है? संविधान का मतलब अगर हमें संविधान की जरूरत पड़ती है तो वो कहां से आता है, कैसे हम देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो भाई अगर मैं बात करूं तो आप इसको ऐसे मानिए कि जैसे ये ब्रिटेन का संविधान है, ये ब्रिटेन का संविधान है। अब ये लिखा नहीं गया, ये कहां कहां से आया है? आप ऐसे समझिए कि भाई, आप ऐसे समझिए जैसे मैं लिखा न्यायादेश। न्यायादेश का मतलब क्या होता है भाई? जो कोर्ट ऑर्डर होते हैं, है ना? कैसे? कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर की अगर हम बात करें तो किसी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, किसी कोई फैसला दे दिया, और वो फैसला दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? वो इसके संविधान में शामिल हो गया। अब इस न्यायादेश के हिसाब से, इस ऑर्डर के हिसाब से संविधान चलेगा, मतलब संविधान में वो चीजें आ गई। आपने देखा कि आप जानते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में क्या हुआ था? जो वहां के जो राजा थे, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो राजा थे, तो उन्होंने क्या काम किया था 1215 में? लोगों को कुछ अधिकार दिए थे, जैसे मौलिक अधिकार होते हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बिल्कुल इसी तरह वहां लोगों को कुछ अपने उनके अधिकार दिए थे, जिन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जाना। के डिटेल में आगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो मैग्ना कार्टा था, वो जो मैग्ना कार्टा था, वो जो लिखित में था या जैसे भी था, तो वो क्या हुआ? वो किस में शामिल हो गया? वो आपके ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में आ गया। देखो, नॉन कोडिफाइड संविधान की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन प्रमुख है ना? आप मैं ये बात बतानी आपसे भूल गया कि अगर आपसे पूछता है कि नॉन कोडिफाइड कौन से देश का संविधान है, तो ब्रिटेन का जो है नॉन कोडिफाइड है, असंहिताबद्ध है। और मैं इसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे ब्रिटेन का संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान जैसे किसी ने कोड ऑर्डर दिए, किसी ने मैग्ना कार्टा वाले जो जो अधिकार थे, है ना, वो आए, तो वो भी किस में आए? वो भी संविधान में शामिल हो गए। इसके बाद हम बात करें, किसी चर्च ने कोई ऑर्डर दिए, है ना, वहां के जैसे हमारे मंदिर मस्जिद होती है, इस तरह चर्च, तो चर्च में अगर किसी ने ऑर्डर दिया और या कोई बात कही, तो वो भी किस में शामिल हो जाएगा? वो भी संविधान में शामिल हो जाएगा। और हम बात करें, जो वहां की परंपरा है, ट्रेडिशन, जो परंपरा है, वो भी किसमें के अंतर्गत आ गए? वो भी संविधान के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। हाँ, जैसे संसदीय कानून, संसदीय कानून की अगर हम बात करते हैं, संसदीय कानून बने, मतलब इसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री लॉ। एक तरह से पार्लियामेंट्री रूल्स हम कह सकते हैं, संसदीय नियम हम कह सकते हैं। तो जो भी संसदीय कानून बने, भाई देखो आपको एक बात बताता हूं कि ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है, संसद ही कानून बनाती है, संसद ही एक तरह से देश को चलाती है। मतलब वहां राजा वाजा भी हैं, लेकिन वो नाम मात्र के होते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वहां कौन है? संसदीय व्यवस्था है। ठीक है, तो जैसे कि संसद ने कोई कानून बनाया, तो वो भी किस में आ गया? वो भी आपके ब्रिटेन के। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि अगर ये सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, बुक के रूप में नहीं है, तो इसको ये संविधान है कैसे फिर? तो भाई ये संविधान इसी तरह से है। कोई मैग्ना कार्टा को ले लिया, कोर्ट ऑर्डर को ले लिया, परंपरा जो वहां के चल रहे हैं, मस्जिद के जो ऑर्डर हैं, संसदीय जो कानून बने हैं, वो सब किस में आ गए? वो सब आपके ब्रिटेन के संविधान में सम्मिलित हो गए। ठीक है भाई।
ठीक है भाई। तो मैंने अभी तक क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि ये असंहिताबद्ध संविधान क्या होता है। ठीक है, यह जो कॉमन लॉ है, कॉमन लॉ जो है वहां के जो नॉर्मल जो नियम है, तो वो भी सब किस में है? वो भी सब आपके ब्रिटेन के संविधान में माने गए हैं। तो नॉन कोडिफाइड ब्रिटेन का संविधान हो गया, और कोडिफाइड आपका यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जो और भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा संविधान, तो भाई सबसे बड़ा संविधान, अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल्स के हिसाब से, अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल्स के हिसाब से, अनुच्छेद के हिसाब से, तो कौन है? भारत का संविधान सबसे बड़ा है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सबसे छोटा, सबसे छोटा आर्टिकल्स के हिसाब से तो कौन है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर्टिकल्स के हिसाब से सबसे बड़ा भारत है, और सबसे छोटा आर्टिकल्स के हिसाब से अमेरिका है। लेकिन अगर मैं वर्ड्स के हिसाब से बात करूं, अगर मैं वर्ड्स के हिसाब से बात करूं, तो वर्ड्स के हिसाब से सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो वही अलाबामा, अलाबामा यूएसए, वर्ड्स के हिसाब से सबसे बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा कंट्री पूछे अगर, किसका है? वर्ड्स के हिसाब से भी कंट्री का, क्योंकि ये तो स्टेट है ना, ये कंट्री नहीं, ये राज्य है, तो भाई फिर आप इंडिया ही कहेंगे वर्ड्स के हिसाब से भी। अगर कंट्री कह रहा है तो इंडिया कहेंगे, वैसे तो इसका है। ठीक है, आर्टिकल्स भारत के संविधान में सबसे ज्यादा है। सबसे छोटे की बात कर रहा है, सबसे छोटा संविधान की आपसे बात कर रहा है, तो वो है मोनाको। मोनाको, मोनाको, मोनाको एक कंट्री है। कहां पड़ती है ये? यूरोप में पड़ती है। कहां पर पड़ती है भाई? यूरोप में पड़ती है। और जो आपने सुना होगा मेडिटेरियन या भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी के उत्तर में, नॉर्थ में ये कंट्री पड़ती है मोनाको। बहुत छोटी सी ये कंट्री है। इस देश का संविधान सबसे छोटा माना गया है। ठीक बात है। तो अभी तक मैंने बताया कि संविधान और संविधान के प्रकार, संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, तो संविधान बनने की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आप लोग ऐसा जाने कि जब आप वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, तो भाई आप एक बात जानते हैं कि उस टाइम पे कबीले हुआ करते थे, और कबीले जो होते थे वो अपना एक सरदार चुनते थे। और वो सरदार कैसे चुनते थे? लोगों द्वारा ही सरदार को चुना जाता था। ये तो आप जानते हैं कि लोगों के द्वारा ही सरदार को चुना जाता था। इसका मतलब उस समय कैसी व्यवस्था थी? रिपब्लिक, गणतंत्र। गण का मतलब लोग, और तंत्र का मतलब एक तरह से मतलब तंत्र का मतलब आप समझते ही हैं, व्यवस्था। ठीक है, तो लोगों के द्वारा ही बनी हुई व्यवस्था थी, और लोग अपना तंत्र खुद चलाते थे, और अपना नेता या सरदार किसी को मानते थे तो वो अपने हिसाब से मानते थे। ये वैदिक सभ्यता की बात कर रहा हूं मैं, बहुत प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। समझ रहे हो ना? बहुत प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूं, वैदिक सभ्यता की। वहां पर गणतंत्र था। ऐसा नहीं कि गणतंत्र बाद में आया, अभी आया, जैसे देश आजाद हुए और जैसे राजाओं का शासन खत्म हुआ तब से गणतंत्र आया, नहीं, ऐसा नहीं है। गणतंत्र शुरू में स्टार्टिंग में था, जब कबीले हुआ करते थे, जनजातियां हुआ करती थी, तो अपना नेता किसी को भी मान लेती थी। ठीक है, तो वहां उसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता। तो सामाजिक समझौते के हिसाब से जो हम पुराने जमाने में जाएंगे तो वहां पर सारी चीजें सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौते के हिसाब से हुआ करती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ, तब क्या हुआ? तब ये हुआ कि वहां के जो जो मतलब राजा महाराजा थे वो चतुर थे। उन्होंने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो क्या काम करते थे? उन्होंने ऐसा काम, एक ऐसा आइडिया ढूंढा कि राजा का बेटा राजा होगा, मतलब राजा के बाद कौन राजा कौन होगा, तो उसकी संतान राजा होगी। और उन्होंने मतलब इस चीज को कहा गया डिवाइन राइट्स या
देवीय अधिकार, इस चीज को उन्होंने देवीय अधिकार के रूप में जाना। हालांकि पेपर से कुछ हटके चीजें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि अगर हमें ढंग से पढ़ना है तो सारी चीजें को ध्यान में रखना है। तो ये जो देवीय अधिकार थे, ये ऐसा उस टाइम पे बताया गया कि देवीय अधिकार सिर्फ राजाओं के पास होते हैं। मतलब ये भगवान की इच्छा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हम लोग ही राजा रहेंगे, आप लोग नहीं हो सकते, उनका ऐसा मानना था। हम ही राजा हैं, हम ही अपने हिसाब से संविधान चलाएंगे, हम ही रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, ठीक है। और उन्होंने ये किस पे थोपा? भगवान पे, कि ये भगवान की मर्जी है, ये दैवीय अधिकार है, और राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, और आप लोग जो प्रजा है वो हमारे बताए गए रास्ते पे, हमारे बताए गए नियमों पे चलोगे। तो ये बात है कब? जब राजा महाराजाओं का जमाना था, मतलब वैदिक सभ्यता से बाद की बात है, जब गुलाम वंश है, आप देखेंगे गुलाम वंश के बाद, मतलब पहले मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बाद फिर जो विदेशी आक्रमणकारी आए, मुगल आए, है ना। तो ये सब किस में थे? इसी में ये डिवाइन राइट्स जो प्रक्रिया है वही चलती रही। इसके बाद क्या होता है, अब मैं लिखने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। इसके बाद क्या हुआ कि मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि संविधान बना कैसे, संविधान या गणतंत्र की या उत्पत्ति कैसी, मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो भाई जो देवीय अधिकार थे ये कब हटे? मतलब राजा महाराजा, मैं लिख देता हूं यहां पर, दो तरह की प्रक्रिया थी भाई। एक होता है डिवाइन राइट्स, जिसे हम कहते हैं दैवीय अधिकार, और एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौते में क्या था? पहले इसे पढ़िए। इसमें क्या था कि राजा का बेटा कौन होगा? राजा होगा, उसका बेटा भी कौन होगा? राजा होगा। मतलब राजा जो बनेगा वो राजा की कोई संतान बनेगी। और इन्होंने ये बताया कि भाई एक तरह से भगवान की ये इच्छा है, देवीय अधिकार हमें मिले हैं, देवताओं के, भगवान के अधिकार हमको मिले हैं, और उन्होंने ये बताया है कि आप ही राज करेंगे इस हिसाब से। इसके बाद जमाना आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। फिर बात आती है भाई रिपब्लिक, मतलब लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र, जिसमें क्या होगा कि लोग ही अपना नेता चुनेंगे, लोग ही अपने आप व्यवस्था को चलाएंगे, अपने प्रतिनिधि से व्यवस्था को चलवाएंगे। वो कहाँ आई? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आई, मतलब गणतंत्र वाली स्थिति में आई। अब गणतंत्र वाली स्थिति कब आई? तो गणतंत्र वाली स्थिति को देखने के लिए हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं भाई, मतलब फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग बात करते हैं। कब हुई थी ये? 1789 में हुई थी। ये कब हुई थी भाई? 1789 में स्टार्ट हुई थी और लगभग 1799 तक ही चली थी। अब मैं बात कहाँ आ रहा हूं? मैं बात वही गणतंत्र पे लेके आ रहा हूं कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। पर राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था, अपने हिसाब से वो काम कर रहे थे, अपने हिसाब से नियम बना रहे थे, अपने हिसाब से लोगों को चला रहे थे। तो जरूरत कहां पड़ी संविधान की? तो वो तब पड़ी जब राजा महाराजा अत्याचारी हो गए, जब राजा महाराजा निरंकुश हो गए, तानाशाह हो गए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पर, तो एक राजा हुए वहां के लुई 14। तो लुई 14 एक ऐसे निरंकुश राजा थे, एक अत्याचारी, एक तानाशाह, ऐसे तानाशाह थे कि जिन्होंने लोगों पर जुल्म किए, लोगों पर अत्याचार किए। मतलब लोग जो थे वहां से तंग आ गए उनसे। जब वहां लोगों से तंग आ गए, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 70 साल तक राज किया था। 70 साल तक इन्होंने राज किया, 70 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो सकता है फैक्ट थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन 70 साल मतलब 70 साल ही आप लोग इसको लिखेंगे। तो इन्होंने 70 साल तक राज किया और काफी अत्याचार इन्होंने किया। तो इस वजह से वहां की जो पब्लिक थी ना, जली हुई बैठी थी इससे। बिल्कुल काम तो कर रहे थे बेचारे इनके अंडर, लेकिन वो मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे। अब ये तो थोड़ा ताकतवर था, लेकिन इसके बाद जो आए, जैसे लुई 15 आया, लुई 16 आया, तो इसमें पता है क्या हुआ?
ये बिल्कुल अयोग्य शासक थे, अयोग्य शासक थे, मतलब एक तरह से डरपोक थे। तो पब्लिक ने सोचा कि इनसे बदला लेने का बहुत बढ़िया तरीका है, अब इनसे बदला लेने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो जैसे ही लुई 16 आया, 15 को भी झेल गए वो, जैसे ही लुई 16 आया तो लुई 16 और लुई इसकी जो वाइफ थी उनकी लोगों ने वहां हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो वहां पर दैवीय अधिकार थे, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाली जो व्यवस्था चली आ रही थी, उन्होंने उसको वहां पर खत्म किया। और वहां पर एक बात आई निकल के, रिपब्लिक, गणतंत्र, है ना। तो बेटा ये बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि गणतंत्र शब्द कहां से आया, कब लोग अपना संविधान बनाने के बारे में सोचा सबसे पहले, तो वो यहां पर सोचा। मतलब कहां लोगों ने सोचा कि हम अपने द्वारा ही तंत्र को चलाएंगे, वहां की जो जनता है वो अपने द्वारा ही इस तंत्र को चलाएंगे, इस व्यवस्था को चलाएंगे। कब सोचा? फ्रांस की क्रांति 1789 में ये बात सोची गई। लुई 14 भाई पहले तो चलता आ रहा था जैसे चलता आ रहा था, लेकिन जब इन्हें बहुत अत्याचार किए तो इन्होंने क्या काम किया, इसको मारकर वहां पर रिपब्लिक की स्थापना की, गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है। अगर बात आती है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान की उत्पत्ति कहां से हुई, तो बेटा मैंने आपको बताया, पहले तो संविधान के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि संविधान की जरूरत पहले वैदिक सभ्यता में क्या होता था, कबीले होते थे जहां पर जो रिपब्लिक मतलब गणतंत्र वहां पहले से ही था। लेकिन हुआ क्या, बीच में फिर राजा आ गए, राजा महाराजाओं ने सब अपने अधिकार अपने वश में कर लिए, सारे अधिकार अपने पास रखे। और उसके बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, तो ये यहाँ पर गणतंत्र निकल के, मतलब गणतंत्र व्यवस्था निकली है यहाँ से। ठीक बात है। तो यहां से कौन व्यवस्था निकली है? गणतंत्र व्यवस्था निकली है। अच्छा एक बात और बता दूं, फ्रांस की क्रांति जब आई गई तो देखो ये चीज ध्यान रखना, फ्रांस की क्रांति के कुछ नारे हैं। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये क्या है? ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे। ये अगर पूछ ले, फ्रांस की क्रांति मतलब भाईचारा का मतलब बंधुत्व है यहाँ पर, है ना। तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये सब क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ये नारे थे। ठीक बात है भाई। तो ये बातें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई कि गणतंत्र जो व्यवस्था आई है, लोगों मतलब लोग अपने द्वारा जो संविधान बनाने की जो शुरुआत हुई है, तो वो कहाँ से हुई है? अपने द्वारा नियम बनाने की जो शुरुआत हुई है, किसी देश को, अपने राष्ट्र को लोगों के, जनता द्वारा चलाने की जो शुरुआत हुई है, वो कहां से हुई थी? वो यहां से हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। क्लियर बात है? अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी। ये तो बात थी, ये इंडियन नहीं थी, ये वैश्विक बातें थी, विश्व की बात थी। कैसे कैसे संविधान आया, फ्रेंच का जिक्र किया, यूनान का जिक्र किया। अब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था। अब हम बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था की, या भारत के संविधान की। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की, ऐसे कह दो। ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई भारत के संविधान की, इंडियन पॉलिटी की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संविधान क्या है, संविधान कितने प्रकार का होता है, सबसे बड़ा छोटा संविधान किसका है, अरस्तु कौन थे, फादर ऑफ पॉलिटी किसको कहा जाता है, कैसे संविधान बनाने की शुरुआत हुई, कैसे जो जो लोग अपने पास अपने देवीय शक्ति बताते थे, वो सॉरी देवीय अधिकार बताते थे, उन्हें कैसे हटाया गया, कैसे लोगों का एक तंत्र बना, और लोगों ने कैसे अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। तो अभी तक हमने कॉमन सी बातें पढ़ी हैं। अब हम पढ़ते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी या भारत के संविधान की, कि भारत के संविधान की शुरुआत कहां से हुई। आप जानते हैं अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपना शासन किया, और जब अंग्रेज छोड़कर भाग रहे थे तो अब भारत वालों को यह भी लगा कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, हम किसके हिसाब से चलेंगे। अब तक तो हम अंग्रेजों के हिसाब से चल रहे थे, उससे पहले राजा महाराजाओं के हिसाब से चल रहे थे, अब हम किस हिसाब से चलेंगे। तो और कैसे कैसे चीजों, मतलब जो लोग हैं उनके दिमाग में
एक तरह से राजनीतिक दक्षता आई, मतलब राजनीतिक सोच आई उनके दिमाग में कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे संविधान बनना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से हुआ, संविधान कैसे कैसे बना, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। ये हम आज इतना ही रहने देते हैं, और इसी तरह हमसे आप लोग जुड़े रहें। और बेटा, जैसी वीडियो लगी एक बार मुझे बताना जरूर, कि हालांकि आज की तो इंट्रोडक्शन वीडियो थी, है ना, एक तरह से संविधान का एक तरह से मैंने एक ढांचा सा मैंने बताया कि संविधान कैसे कैसे तैयार हुआ, जैसे भी है, मतलब कि जो संविधान है वो कैसे बना कैसे नहीं बना, ठीक है, मतलब वैश्विक स्तर पर। अब हम बात करते हैं जो हमें पढ़ना है भारत का संविधान, जो हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।